गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए, आज हम कक्षा 6 का विज्ञान शुरू करेंगे, जिसमें आपका पहला पाठ है सजीवों के लक्षण। आपका पहला पाठ है सजीवों के लक्षण। ये आपका पाठ 1 है। आज हम पाठ 1 आपको पढ़ाएंगे सजीवों के लक्षण। देखिए, बुक है तो बुक में भी देखिए, साथ में खोल लीजिए। देखिए, सजीव तथा निर्जीव। हमारे आसपास जितने भी वस्तु होते हैं उनमें से कुछ सजीव वस्तु होते हैं, कुछ निर्जीव वस्तु होते हैं, जिनके बारे में आप पहले ही कुछ पढ़े होंगे। पहली कक्षाओं में आप इसके पहले कक्षाओं में कुछ न कुछ आप पढ़े होंगे। देखिए क्या लिखा है, हमें अपने चारों ओर असंख्य वस्तुएं देखने को मिलती हैं। हम अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इन वस्तुओं को 2 प्रमुख विभागों में वर्गीकृत किया गया है। हमें जानने में, हमें पढ़ने में सुविधा हो, इसके लिए इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं एवं मानव तथा पेड़ पौधों में जीवन होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे निवास करते हैं उनमें क्या होता है, जीवन होता है। इसलिए इन सभी को सजीव की श्रेणी में रखा गया है। मतलब हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे पेड़ पौधे जीव जंतु जिसमें जीवन होता है उन्हें सजीव की श्रेणी में रखा गया है। वे क्या हैं, सजीव की श्रेणी में आते हैं, सजीव जंतु कहलाते हैं। सजीवों में वृद्धि होती है। यदि वो सजीव है, यदि वो जीव जंतु या पेड़ पौधा सजीव है तो उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। भोजन लेते हैं, ये भोजन करते हैं। इनमें श्वसन क्रिया होती है, ये श्वसन भी करते हैं, सांस भी लेते हैं और ये प्रजनन भी करते हैं। प्रजनन मतलब अपने समान नए जीव की उत्पत्ति भी करते हैं। सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों में वृद्धि होती है, आप जानते हैं ये बढ़ते हैं, ये भोजन लेते हैं, ये श्वसन करते हैं और प्रजनन करते हैं। इसके विपरीत जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता है, अब इसके विपरीत क्या हो गया, निर्जीव हो गए, जिसमें जीवन नहीं है। तो उनमें क्या होता है कि इसमें न तो श्वसन होता है, न ही ये सांस लेते हैं, न ही भोजन करते हैं, न ही इनमें वृद्धि होती है और न ही ये प्रजनन करते हैं। इसका पूरा विपरीत, सजीव का विपरीत जो है वो है निर्जीव में। सजीव हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास पाए जाने वाले ऐसे जीव जंतु जिसमें वृद्धि होती है, प्रजनन करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। उसके अलावा यदि वस्तु में या जीव में, जंतु में प्रजनन नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, श्वसन नहीं ले रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो वो क्या होगा, निर्जीव हो जाएगा। जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक, कार, टेबल, ये सब क्या हो जाएंगे, निर्जीव। और सजीव में क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे। देखिए, पेड़ पौधे भी सजीव में आते हैं क्योंकि वे सांस लेते हैं, वे भी भोजन करते हैं, उनमें भी बढ़ते हैं, वे भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। अब सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में समानताएं। अब सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में समानताएं। समानता क्या है, आप जानते हैं कि सभी वस्तुएं पदार्थों से निर्मित होती हैं, किंतु इन सब का आकार, आकृति, संरचना भिन्न भिन्न होती है। ये क्या होते हैं, सभी वस्तुएं पदार्थों से निर्मित होते हैं, पदार्थों से बने होते हैं, इसकी आकार, आकृति, संरचना भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे एक ही जैसे होते हैं। किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का आकार छोटा होता है, किसी की आकृति कुछ और है तो किसी की आकृति कुछ और है। सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं। यदि किसी वस्तु को कहीं पे रखा जाता है वो तो थोड़ा बहुत स्थान जरूर घेरती है, कुछ कोई कम घेरता है, कोई ज़्यादा घेरता है। तथा सभी में द्रव्यमान होता है। सभी में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, भार होता है। इसके अतिरिक्त सभी वस्तुएं रचनात्मक इकाइयों से बनी होती हैं। ये रचनात्मक इकाइयाँ इतनी सूक्ष्म होती हैं कि केवल इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। और ये जो इनकी रचनात्मक इकाइयाँ, छोटे छोटे इसके कण होते हैं जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, केवल इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। सजीवों की रचनात्मक इकाई कोशिका तथा निर्जीवों की रचनात्मक इकाई अणु कहते हैं।
जो सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है, जो सजीव बनने की सबसे छोटी इकाई होती है वो है कोशिका। शुरुआत कहाँ से होती है? कोशिका से। और निर्जीव के बनने की सबसे छोटी इकाई है जो वो होती है क्या है? अणु। अब देखिए आगे है हमें पढ़ना सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर। सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या होता है? सजीवों का आकार व माप निश्चित होता है। जो सजीव होते हैं उनका आकार और माप दोनों क्या होता है? उनका निश्चित होता है। निर्जीवों के आकार व माप निश्चित नहीं होते हैं। जो निर्जीव होते हैं उनके आकार व माप निश्चित नहीं होते हैं। सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जो सजीव का शरीर होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। निर्जीव कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं। सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सजीव जन्म लेता है और निश्चित समय के बाद वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। उनका एक निश्चित जीवन काल होता है कि इतने साल वो जीते हैं और इतने साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनमें जीवन ही नहीं होता है तो मरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सजीवों को ऊर्जा व अपनी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि सजीव है उसे कोई कार्य करना है, जैसे हम हैं, तो यदि हमें कोई कार्य करना है तो हमें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा हमें मिलेगा कहाँ से? ऊर्जा हमें भोजन से मिलेगा। और निर्जीव वस्तुओं में भोजन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनमें जीवन ही नहीं है, उनमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होता है तो उनमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। सजीव वस्तुएं अपने प्रकार के प्राणी जन्म देते हैं अर्थात उनमें प्रजनन की क्षमता होती है। पेड़ पौधे जो जीव जंतु होते हैं उनमें प्रजनन की क्षमता होती है, वो अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज एक टेबल है तो कल वो 2 टेबल हो जाएगा, उसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। निर्जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती, हालांकि वो कई भागों में टूट सकते हैं, उसे हम कई भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। सजीवों में उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। यदि हमारे पास सजीव में यदि हमारे पास कोई वस्तु आ जाती है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हमें संवेदना हो जाती है उसके प्रति। लेकिन निर्जीवों के में ऐसा कुछ नहीं होता है। निर्जीवों में किसी वस्तु के प्रति कोई संवेदना नहीं होती है। सजीव अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित कर सकते हैं। जो सजीव होते हैं क्या हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, जिसे हम समय समय पर मल मूत्र की सहायता से पसीने के माध्यम से हम उसे बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन निर्जीवों में यह क्रिया नहीं होती है। सजीवों में शारीरिक संगठन होता है। सजीवों का क्या होता है? एक शारीरिक संगठन होता है, उनके शरीर का एक संगठन होता है, लेकिन निर्जीवों का शारीरिक संगठन नहीं होता है। सजीव गति करते हैं। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, गति करते हैं। निर्जीवों में गति नहीं होती है। सजीव श्वसन करते हैं। सजीव क्या होते हैं? सांस लेते हैं, लेकिन निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। प्रत्येक सजीव जन्म लेता है, वयस्क होता है और अपने प्रकार के प्राणी को जन्म देता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। सजीवों का एक जीवन चक्र होता है, वो जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन निर्जीवों में यह जीवन चक्र नहीं होता है। अब है सजीवों के लक्षण। अभी आपने पढ़ा क्या? सजीव और निर्जीव में लक्षण। आगे है आपका सजीवों के लक्षण। जीवन वास्तव में कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं का परिणाम है। जीवन क्या है? वास्तविक रूप से एक विशिष्ट बहुत सारी अभिक्रियाओं का क्या है? एक परिणाम है। ये अभिक्रियाएं सजीवों को शारीरिक वृद्धि तथा प्रजनन की शक्ति प्रदान करते हैं। ये सभी अभिक्रियाएं मिलकर क्या करती हैं? हमारे शरीर को शारीरिक रूप से वृद्धि कराती हैं और प्रजनन के प्रति ये शक्ति प्रदान करती हैं। निश्चित आकार एवं आकृति। प्रत्येक सजीव का एक निश्चित आकार तथा आकृति होता है। सजीवों का आकार प्राकृतिक होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। इसके आकार के आधार पर ही इनकी पहचान की जा सकती है। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो आकृति होती है, आकार होता है, वो क्या होता है? निश्चित होता है। प्राकृतिक रूप से
से निश्चित होता है। इसके आकृति, जो मानव का आकृति आकार है वो प्राकृतिक रूप से क्या है, निश्चित है। जो पेड़ पौधों का आकृति आकार है वो भी प्राकृतिक रूप से क्या है, निश्चित है। हम जानते हैं कि ऐसा ही एक मानव होता है, ऐसा ही एक पेड़ पौधा होता है, हम उसे बदल नहीं सकते, उसकी आकृति आकार को हम बदल नहीं सकते। वृद्धि, प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एक निश्चित समय तक वो बढ़ता है और एक निश्चित समय आने के बाद एक उम्र ऐसा आता है कि उसका जो वृद्धि होता है वो रुक जाता है। यह वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। उदाहरण के लिए शिशु वृद्धि करके युवा में परिवर्तित हो जाता है तथा एक बीज अंकुरित होकर नन्हा पौधा और फिर बाद में एक संपूर्ण वृक्ष बन जाता है। पेड़ पौधों में वृद्धि की कोई समय सीमा नहीं होती है। सजीवों में जो भी विकास होता है या वृद्धि होती है वह कोशिका के विभाजन से होती है। देखिए, जो मानव है, मानव में जो वृद्धि होती है वह एक निश्चित समय के बाद, एक बच्चा है, थोड़ा सा 1 साल का होगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 साल का होगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर एक ऐसा समय आता है कि उसकी वृद्धि रुक जाएगी। और उसी तरह पेड़ पौधों में वैसा होता है नहीं, पेड़ पौधों में उसकी वृद्धि नहीं रुकती है, वह बड़ा होता है। एक बीज है वो अंकुरित होगा, छोटा सा उसमें 2 पत्ते निकलेंगे, फिर वो एक वृक्ष बन जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो रुकता नहीं है। अब है गतिशीलता। प्रत्येक जीवधारी किसी न किसी रूप में गतिशील रहते हैं। कई जंतु भोजन की खोज तथा शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। देखिए, जो जीवधारी है, प्रत्येक जीवधारी है किसी न किसी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता रहता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में वो इतना व्यस्त रहता है कि वो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करनी पड़ती है। यदि वह एक जगह स्थिर हो जाएगा तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सजीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना पड़ता है। कई जंतु भोजन की खोज में भोजन चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गमन करते रहते हैं। वे एक स्थान पर बैठकर अपने अंगों से भी गति करते हैं। मतलब कि यदि आप एक स्थान पर बैठे भी हैं तो कुछ न कुछ आप बैठकर भी काम करते रहते हैं, अपने अंगों की गति आप कराते रहते हैं। पौधों की बाह्य उद्दीपनों जैसे जल अथवा आकाश की ओर मुड़कर अपने शरीर के अंगों की गति प्रदर्शन करते हैं, या उनकी लताओं तथा दीवारों पर पेड़ों का चढ़ना गतिशीलता का सूचक है। कुछ पेड़ पौधे आप देखे होंगे कि दीवारों पर या फिर उनको कोई सहारा मिलता है तो क्या होते हैं, ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो वो भी एक गति का ही सूचक है, वो भी एक गति ही दिखाते हैं। बहुत छोटे जंतु जैसे एक कोशिकीय अमीबा की सतत गतिशील होते हैं, और बहुत छोटे जीव जो होते हैं जैसे अमीबा, ये सब क्या होते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। अब है आगे आपका श्वसन क्रिया। क्या है आगे? श्वसन क्रिया। सभी जीव जंतु, एक पेड़ पौधे निरंतर रूप में श्वसन क्रिया करते रहते हैं। सभी जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे हैं, बिना रुके निरंतर वो श्वसन क्रिया करते रहते हैं। हम अपनी नाक द्वारा वायु को शरीर के भीतर लेते हैं और इसी के द्वारा वायु को बाहर छोड़ते हैं। वायु को भीतर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? वायु को खींचने, भीतर लेने की क्रिया को और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। वायु को अंदर खींचने और बाहर छोड़ने की क्रिया को हम कहते हैं श्वसन। श्वसन क्रिया में जीवधारी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नामक हानिकारक गैस को बाहर निकालते हैं। अब श्वसन क्रिया में हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन में मिलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में जब हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, उसी प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वह भोज्य पदार्थ से मिलकर, जो हम भोजन करते हैं उससे मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आप जंतुओं
में सांस लेने की क्रिया का अन्वेषण छाती में पसलियों की गति को देखकर कर सकते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो क्या होती है, फूलती और पचकती और उड़ती फैलती हैं, ये सिकुड़ती और फैलती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम सांस ले रहे हैं। जंतुओं की भांति ही पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय मुख्यतः उनकी पत्तियों में विद्यमान सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होता है। देखिए, मनुष्य जो है वो नाक द्वारा सांस लेता है, खींचता है और छोड़ता है, लेकिन जो पत्तियां पेड़ पौधे हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं, सांस को लेते और छोड़ते हैं। पत्तियों के इन रंध्रों से वायु भीतर ले जाकर ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देती है। इन दिनों सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। देखिए, जो मनुष्य है, मानव है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और ऑक्सीजन ही भोजन के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और पेड़ पौधों में क्या होता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तथा बदले में वायुमंडल में ऑक्सीजन वापस देते हैं। पेड़ पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, परंतु श्वसन क्रिया दिन व रात दोनों समय निरंतर रूप से चलती रहती है। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन बना सकते हैं। उनको भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यदि उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो उनका भोजन नहीं बन पाएगा। इसीलिए वे अपना भोजन केवल दिन के समय ही बनाते हैं। लेकिन जो सांस लेने की क्रिया है वो हमेशा होती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। भोजन अंतःग्रहण। अब देखिए, भोजन अंतःग्रहण क्या है? भोजन सभी सजीवों की वृद्धि के लिए और जैविक क्रियाएं करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन जो है हमारी सभी सजीवों की, सभी मानव की वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक है। और जैविक क्रिया, हमारे शरीर की बहुत सारी जैविक क्रिया हैं जिनको करने के लिए हमें भोजन चाहिए ही। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में स्वयं अपना भोजन निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। तथा जीव जंतु इन्हीं पेड़ पौधों के माध्यम से तथा विभिन्न जंतुओं के मांस द्वारा अपनी क्षुधापूर्ति करते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके विपरीत मनुष्य तथा जंतु परपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। देखिए, यहाँ पे आ गया स्वपोषी और परपोषी। क्या आ गया? स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। देखिए, स्वपोषी क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं? वे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। परपोषी क्या? जैसे जीव जंतु, वे क्या होते हैं कि पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन या फिर दूसरे छोटे जीव जंतुओं पर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, निर्भर होते हैं उस पर। तो स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी वे होते हैं जो दूसरे पेड़ पौधों या फिर दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। उत्सर्जन। हमारे आसपास के घरों में बहुत से अनुपयोगी पदार्थ तैयार होते रहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे कूड़े मिल जाते हैं,
ऐसे बहुत सारे अनुपयोगी वस्तुएं मिल जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें हम क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में भी बहुत सारे अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम इकट्ठा करके रख नहीं सकते हैं, उन्हें हम समय समय पर क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि अनुपयोगी हानिकारक अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अब है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? देखिए, अनुपयोगी पदार्थ उत्सर्जन कहलाते हैं। अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अनुपयोगी हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं जिनका शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब है संवेदनशीलता। आगे है हमारा संवेदनशीलता। समस्त सजीव वस्तुओं की चेतना होती है जिसके द्वारा वातावरण में होने वाले घटनाओं को जान लेते हैं। गर्म ठंडे अच्छे बुरे उद्दीपनों से जीवधारियों के अंगों में गति होती है। उदाहरण के लिए हमारी आँख में धूल कण चला जाए तो हम आँखें तुरंत बंद कर लेते हैं। जैसे किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, कोई वस्तु हमारे पास है तो हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम देखें कि वो क्या है, या फिर हमारे आँख में कुछ चला जाते हैं तो आँख हमारा तुरंत अपने आप बंद हो जाता है। किसी चीज़ की महक आती है तो हम ज़्यादातर अनुमान लगा लेते हैं कि किस चीज़ की महक है। तो ये सब क्या है, वस्तु के प्रति क्या है, हमारी संवेदनशीलता है। हम उसके प्रति क्या है, संवेदनशील हैं। तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया ही क्या है, संवेदनशीलता है। किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, किसी वस्तु के प्रति, किसी वस्तु के वजह से कोई क्रिया करना ही क्या है, संवेदनशीलता है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही क्या है, संवेदनशीलता है। जीवन चक्र तथा मृत्यु। सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। अपने जीवन चक्र के दौरान सभी सजीव जन्म, वृद्धि, वयस्कता, वृद्धायु तथा मृत्यु की अवस्था से गुजरते हैं। जीवन चक्र की यह निश्चित समय अवधि जीव का जीवन काल कहलाती है। यह समय अवधि प्रत्येक जीव के लिए भिन्न भिन्न होती है। देखिए, जीवन चक्र तथा मृत्यु, जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से उसका जीवन चक्र शुरू हो जाता है। जीवन चक्र धीरे धीरे चलता आता है और एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवन चक्र तथा मृत्यु एक निश्चित समय अवधि में जीवन काल, जो ये निश्चित समय होता है जीवन चक्र का, जो एक निश्चित समय होता है जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक, जो एक निश्चित जीवन काल होता है, ये क्या होता है, आपका जीवन चक्र की अवधि। ये समय उसकी जीवन चक्र की अवधि कहलाती है। जैसे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जीवों का दिया है। जैसे घरेलू मक्खी का जीवन काल कितना है, 1 से 4 महीने। घरेलू मक्खी, जो हमारे घर में मक्खी हम देखते हैं, सबके घर में होता है, उसका जीवन काल कितना है, 1 से 4 महीने। गिलहरी आप देखे होंगे 8 से 9 वर्ष, वह कितना जीती है, 8 से 9 वर्ष। जोक, मकड़ी, ये कितने जीते हैं, 20 वर्ष। घोड़ा 30 वर्ष। कछुआ 120 से 150 वर्ष। और गुबरैला 4 मास। चूहा 2 से 3 वर्ष। कुत्ता 16 से 18 वर्ष। शेर 25 वर्ष। शुतुरमुर्ग 50 वर्ष। हाथी 70 से 90 वर्ष और मनुष्य 60 से 70 वर्ष। ये सब क्या है, जीवन चक्र है। विभिन्न जंतुओं का ये क्या है, जीवन काल है। इसी में वे जन्म लेते हैं और इतने में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये है उनका जीवन काल। देखिए, आगे हमें क्या पढ़ना है, प्रजनन, और ये कल हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये हमारा कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इसमें से आपका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और सभी लोगों का नोट्स तैयार रहना चाहिए। जब भी स्कूल खुलेगा हम नोट्स चेक करेंगे। आज इसका ये पहला दिन
था। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और रिवीजन करते रहिएगा। हम कल इसका ये ख़त्म करके क्वेश्चन आंसर करवाना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।